मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये होता क्या है? ESOP मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन employee and employer, wherein employees are to given where wherein employees are to given shares at concessional price after certain performance conditions are satisfied. ESOPs has advantage of reducing turnover of employee without payment of cash. Second, following are important terms relating to ESOP. Grant date, date of agreement between employee and employer. Number of option, number of shares to be allotted. Exercise price, price employee is required to pay. Vesting condition, performance conditions.
एक्सरसाइज पीरियड, period during which employee is required to make payment. Grant date, value of option, difference between market price and issue price of the security. इसके बाद लिखना पड़ेगा अच्छा, पहले यहाँ तक एक बार बता देते हैं जो लिखा है। ई शॉप क्या होता है, देखो ये हम लोगों ने बाईबैक में एक पॉइंट आया था, वहां भी मैंने बताया था। तो ई शॉप का मतलब होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। किस चीज का एग्रीमेंट होता है, एक्चुअली बार बार अगर एम्प्लॉय काम छोड़ के चले जाए, जो एम्प्लॉय टर्नओवर कहलाता है, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब सेल नहीं, ठीक है, मूवमेंट। तो एम्प्लॉय का जो मूवमेंट है वो अगर बहुत ज्यादा हो तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका खर्चा होता है, ठीक है। पहले पहले का जो सैलरी है वो तो ऐसे ही चला जाता है, मतलब उससे आउटपुट उतना नहीं मिलता है जितना हम लोग इनपुट देते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग देते वक्त एक तो खर्चा होता है, ऊपर से आउटपुट नहीं मिलता है उस तरीके का। लेकिन सैलरी जो बात होता है वही देना पड़ता है, तो इस तरीके का खर्चा करना पड़ता है अगर एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटल करवाना हो तो, ठीक है। और उसके बाद अगर एम्प्लॉय चला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि फिर से दूसरा किसी को जब हायर करेंगे तो उसको फिर से सेम उस पे वही खर्चा करना पड़ता है। तो कंपनी कभी नहीं चाहती है कि उसका मतलब ट्रेन्ड एम्प्लॉय उसको छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करती है कि एक एग्रीमेंट कर लेती है खुद के साथ। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट होता है, वेर इन एम्प्लॉयज आर टू गिव गिवन शेयर्स एट कंसेशनल प्राइस आफ्टर सर्टेन परफॉर्मेंस कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो कंपनी कुछ कंडीशंस रखती है, बोलती है कि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तो मेन कंडीशन यही होता है कि आपको मेरे कंपनी में कम से कम 5 साल, 3 साल, 7 साल, जैसा भी जो एग्रीमेंट होता है आपको काम करना है, आप मेरी कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर आप ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करते हो तो फ्यूचर में आपको मेरे कंपनी का शेयर हम कंसेशनल प्राइस में दे देते हैं, ठीक है। तो बदले में क्या दिया जाता है, शेयर दिया जाता है। अब लेना है नहीं लेना है तो ऑप्शनल होता है, इसीलिए इसका नाम भी ऑप्शन है, ठीक है। एम्प्लॉई चाहे तो ले, ना चाहे तो ना भी ले सकता है, ठीक है। उसका मन, ठीक है, उसको अगर ठीक लगे तो लेगा, ना लगे तो ना लेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर बोला ईसॉप हैज एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग। तो अगर ईसॉप का हम लोग ऑप्शन देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, हमारे इम्प्लॉय का टर्नओवर जो है वो कम हो जाता है, और ऊपर से हमें कैश का भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, मतलब बिना पैसा दिए ही हम लोग अपने इम्प्लॉय को रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये कैश बेस्ड पेमेंट है नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया।
अब कुछ टर्म्स हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए पता होना चाहिए, जैसे कि ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब क्या लिखा है देखो, जिस दिन एग्रीमेंट होता है इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर के बीच में, उस डेट को बोलते हैं ग्रांट डेट। नंबर ऑफ ऑप्शंस, ये लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन में, मतलब जितना शेयर्स देने का बात हुआ है इम्प्लॉई लोगों को, उसको यहाँ पर बोलते हैं ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब प्राइस इम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू पे, मतलब जितने पैसे में उसे शेयर खरीदना पड़ेगा। वेस्टिंग कंडीशन मतलब परफॉर्मेंस कंडीशन, मतलब कितना दिन उसे काम करना है, वो हमें क्वेश्चन बता देता है कि इतने दिन के लिए बोला गया है, 3 साल 4 साल जो भी हो। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट। एक्सरसाइज पीरियड मतलब जितने दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब हो जाता है, मतलब ऑप्शन मतलब जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो इम्प्लॉय खरीदेगा फ्यूचर में, अगर उसे ठीक लगे तो। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और इशू प्राइस, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस को हम लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। ये सारा चीज मैंने वहां पर भी बोला था, ठीक है। तो एक बार क्योंकि चैप्टर कर रहे हैं तो हम लोग फिर से एक बार मैंने ये चीज बता दिया। वहां एक बार हम लोग ये सब डिस्कस किए, एक क्वेश्चन भी किया था, उसके बाद बाईबैक के अंदर जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज तो बस बाईबैक के अंदर का पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर पूरा चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अब ये यहाँ पर एक ड्रॉ करो। ड्रॉ में यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख दिया ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ कि हाँ कंपनी शॉप इशू करेगी। अब ग्रांट डेट से लेके, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वेस्टिंग डेट, बताते हैं क्या होता है, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज डेट। इसको लिखेंगे परफॉर्मेंस पीरियड। इसको लिखेंगे पेमेंट पीरियड। तो परफॉर्मेंस पीरियड और पेमेंट पीरियड का मतलब क्या हो गया। तो जिस दिन ग्रांट डेट का मतलब तो पहले ही लिखवाया है, देखो जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ कि कंपनी बोल दी है कि हम लोग ईशॉप देने वाले हैं, और अगर ईशॉप तभी देंगे अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो। तो मेन कंडीशन होता क्या है, कुछ नहीं, कि आपको टिक के मेरे कंपनी में इतने साल तक काम करना है। अगर आप करोगे तो आपको हम लोग ये जो शेयर बात हुआ है कि भाई एक एक एम्प्लॉय को 100 शेयर्स 200 शेयर्स, जो भी बात हुआ है वो हम लोग पे करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन एग्रीमेंट होता है वो ग्रांट डेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है वेस्टिंग डेट, ठीक है। तो वेस्टिंग डेट का मतलब हो जाता है कि जितने दिन तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड का मतलब मैंने क्या लिखा है देखो, वेस्टिंग पीरियड, अच्छा वेस्टिंग कंडीशन लिखा है, वेस्टिंग पीरियड नहीं लिखा है। तो ये परफॉर्मेंस पीरियड ही वेस्टिंग पीरियड है बेसिकली, ठीक है। कि इतने दिन हमें काम करना पड़ेगा, तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन से लेके बोला 5 साल, तो ये अगर 5 इयर्स है तो वेस्टिंग डेट बोलेंगे जिस दिन 5 इयर्स कंप्लीट होगा। फिर कंपनी ने ये भी बोला है कि आप उसके बाद और कुछ समय बाद पैसा दे सकते हो। जैसे कंपनी ने बोला 5 साल काम करना पड़ेगा, तो ये 5 इयर्स हो गया मेरा परफॉर्मेंस पीरियड। अब कंपनी बोल रही ठीक है आप और 1 ईयर टाइम ले लो मुझे पे करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो अब कंपनी 1 ईयर, ये मैंने एग्जांपल लिया 1 ईयर 5 इयर्स, वो तो देखो क्वेश्चन में बता देगा कि कितना होता है, प्रैक्टिकली कंपनी डिसाइड करती है कि कितना होगा। तो ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट का मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ वहां से लेके जितने दिन तक काम करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कंपनी एक्स्ट्रा समय देती है कि आप 1 महीना 2 महीना 1 साल के अंदर पैसा दे दो, जो भी कंपनी बोलेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट पीरियड। तो नॉर्मल ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उससे बिल्कुल रिलेट कर रहा है। पेमेंट पीरियड मतलब जिस पीरियड के अंदर पे करना पड़ेगा, वो पीरियड कब कब से होगा। तो वो पीरियड जिस दिन परफॉर्मेंस खत्म हुआ उस दिन से लेकर अब कंपनी जितना दिन समय देगी, तो एक्सरसाइज डेट तक, ठीक है। तो वही हो गया हम लोग का पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो उसको एक्सरसाइज पीरियड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय एस्टिमेटेड टू गेट ऑप्शन, एस्टिमेटेड टू गेट ऑप्शन इनटू
नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इनटू, ये इनटू है इंट्रिंसिक वैल्यू और पेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, पहले ही बताया है मैंने। इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड माइनस expenses already recognized, expenses already recognized। ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, अभी बस लिख लो। फिर फोर्थ नंबर में हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ग्रांट डेट है, ठीक है, तो उस दिन कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एंट्री हमेशा जब तक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं होता है किसी भी चीज का। अगर रुपीज में ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री हम लोग कभी नहीं कर सकते। ये हमारा अकाउंट्स का एकदम बेसिक बात है। जब हम लोग जर्नल एंट्री 11 में सीखते हैं तो ये चीज जरूर सिखाया जाता है कि जब तक किसी तरीके, जैसे अगर कोई बोलेगा कि मैंने टेबल के बदले चेयर दे दिया, ठीक है, तो इसका कोई एंट्री उस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि उसका पैसे का वैल्यू, तो कितने रुपए के टेबल के बदले कितने रुपए का चेयर दिया, अगर ये पता है तो एंट्री हो सकता है कि हाँ इतने, मैंने 10,000 रुपए का टेबल दिया बदले में 8,000 रुपए का चेयर लिया तो 2,000 का लॉस। तो जब तक पैसे नहीं पता होंगे तब तक हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो ग्रांट डेट में कोई पैसे वाला ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ना तो कंपनी किसी को कुछ देता है, ना तो एम्प्लॉय किसी को कुछ दे रहा है, ना तो ले रहा है, ठीक है, बस एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि उस दिन कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऑन वेस्टिंग डेट, जिस दिन वेस्टिंग डेट होता है, ईयर एंड, ईयर एंड में एंट्री किया जाता है एम्प्लॉय कंपेंसेशन, एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। नोट, अच्छा इसको नोट नहीं, इसके बाद ये क्लोज भी होगा तो हम एंट्री लिख देते हैं, नोट देके क्या करें, लिख देते हैं कि ये जो है ये उसके बाद पीएल में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। जैसे सैलरी क्लोज होता है, फाइनल अकाउंट्स किया होगा, रेंट क्लोज होता है, हर एक खर्चा क्लोज होता है या तो ट्रेडिंग में या तो पीएल में, ठीक है। और कंपनी का तो मैंने करवा रखा है तुम लोग को, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो स्ट्रक्चर अलग हो सकता है बट कंसेप्ट वही है कि क्लोज जब होगा तो या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में होता है कंपनी के केस में, तो उसका तो ट्रेडिंग पीएल होता नहीं है, सब एसपीएल होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको चाहो तो एसपीएल लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद ऑन अलॉटमेंट ऑफ ऑप्शन, जब ऑप्शन अलॉट किया जाता है, मतलब ऑप्शन यानी शेयर्स, पहले ही बताया, ठीक है, तो ये याद रखना, ऑप्शन यानी शेयर्स। तो कंपनी को पैसा मिलेगा जब इम्प्लॉय कंसेशनल रेट पे शेयर खरीदेगा, भले ही कंसेशनल रेट पे खरीदे बट पैसा तो मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बीइंग अमाउंट
रिसीप्ट। फिर इसे हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे कंपनी अकाउंट्स कभी किए हो तो। हाँ, किया तो है, मैंने करवाया है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला शेयर हुआ तो बीइंग शेयर्स अलॉटेड। तो ये तो नॉर्मल जो एंट्री है शेयर अलॉट करने का वही हो जाएगा। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो, मतलब ऐसा होता है कि इम्प्लॉय को बोला गया था 5 साल काम करने के लिए, मान लो वो 5 साल काम किया बट शेयर नहीं लिया, किसी वजह से वो पे नहीं कर सकता या फिर बीच में ही वो छोड़ के चला गया, तो जो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुए, मतलब कंपनी को पता था कि मेरा इतना शेयर्स, जैसे मान लो कंपनी का 10 एम्प्लॉय है, कंपनी ने 10 को ही ऑफर कर रखा था कि सभी को हम 5-5 शेयर्स देंगे, ठीक है। अब एंड में जाके पता चलेगा ना कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ठीक है। वो तो काम करते करते, जैसे 1 साल काम करने के बाद कोई चला गया तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल का बात हुआ था ना। ठीक है, तो वो सब चीज देखेंगे, अभी लिख लेते हैं, नोट कंप्लीट कर लेते हैं। इन केस ऑप्शंस आर नॉट एक्सरसाइज्ड, देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट will be transferred to जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व तो क्रेडिट होता है, तो उस केस में एंट्री क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम एंट्री के हिसाब से लिखवाए तो वो भी लिख सकते हो। एंट्री हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, जो फॉर्मूले में लिखा है उसका मतलब क्या होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यहाँ पर होगा मार्केट प्राइस ऑन ग्रांट डेट, मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन शेयर का मार्केट प्राइस क्या था और कंपनी ने कितने रुपए में उसे एक्सरसाइज करने को बोला, मतलब कंपनी कितने पैसे में देने के लिए रेडी है, वो एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा, तो उसका डिफरेंस को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय estimated to get options will be total employees to whom options were granted minus estimated employees expected to leave। तो ये क्या लिखा है कि कितने इम्प्लॉय ऑप्शंस लेंगे, एस्टिमेट कैसे कर सकते, जितने सारे इम्प्लॉय को ऑफर किया गया था, तो टोटल इम्प्लॉय टू होम ऑप्शंस वेर ग्रांटेड, तो बोला था मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 1000 इम्प्लॉय तो 1000 लोग लेंगे, ऐसा ही हम लोगों ने सोचा था, बट चले गए बीच में 20 लोग, तो कितने लोग लेंगे, 1080, सॉरी 1080 नहीं होगा, 1980 होगा, सॉरी 980 होगा, ठीक है। तो जो भी आ रहा हो, तो हम 100 कर देते हैं, 900 लोग ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये लिख दिया फॉर्मूला, बट ये नहीं भी लिखोगे तो नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला, ए लिमिटेड gave its employees ESOPs 500
ऑप्शंस पर एम्प्लॉय फॉर 20 एम्प्लॉयज at the rate of 30 each. When market price of shares, when market price of shares was rupees 75. Vesting period is 3 years. Vesting period is 3 years. Date of grant, date of grant 1/4/11. Exercise period is 1 year. During 2011-12, one employee left, comma, 2012-2013, 3 employee left, comma, 2013-14, 2 employee left. Options are exercised by 12 employees only. Journalize. तो हम लोग को इसमें जर्नल एंट्री ही देता है, ये जर्नल एंट्री का ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इसमें काफी सारा पॉइंट दिया है, इतना टफ नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। फिर भी एक टफ करेंगे, बाकी इसके बाद हम लोग जो 4-5 क्वेश्चन करेंगे आसान आसान सा करेंगे हम, मतलब ठीक ठाक करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल हाई है इसका, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं, एक लेवल हाई वाला भी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये समझ में आ जाएगा तो वो सब वैसे ही समझ में आएगा। तो हम इसको थोड़ा ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन। तो देखो इसमें बोला है कि ए लिमिटेड जो है, मतलब कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, जो अपने एम्प्लॉय को ईशॉप का ऑप्शन दिया है। 500 ऑप्शन पर एम्प्लॉय, मतलब एक एक एम्प्लॉय को 500 शेयर्स मिलेगा। क्यों मैंने शेयर्स बोला, क्योंकि ऑप्शन का मतलब मैंने लिखवा रखा है, ऑप्शंस का मतलब होता है जितना सारा शेयर्स। तो 500 शेयर्स एक एक एम्प्लॉय को मिलेगा, उनका 20 एम्प्लॉयज है, और एट द रेट ऑफ 30 ईच करके मिलेगा व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स वेयर 75। बोल रहा है कि ये ऑफर उन्होंने जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन किया, और उस दिन शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा था 75, और उन्होंने बोला हम लोग ये शेयर्स आपको 30 रुपीज में देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे। कब देंगे, बोला वेस्टिंग पीरियड इज 3 इयर्स, मतलब आप अगर मेरे कंपनी में 3 साल काम करोगे तो फ्यूचर में ये शेयर्स को आप लोगों को 30 रुपीज करके देंगे। अब कोई अगर सोचेगा कि हो सकता है आज 75 चल रहा है, कल वो 30 से भी नीचे आ गया, तो हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आ ही सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, आ सकता है। तो फिर नहीं लेना चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है। तो उतना तो उसको सोचना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उसका लॉस करके भी उसे लेना है, उतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अगर हम लोग उतना भी नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब कोई भी हमें बेवकूफ बना देगा ना। तो उतना तो समझ में जरूर आएगा, वो एम्प्लॉय है, काम करता है, तो उसके दिमाग में कुछ तो होगा, तभी तो वो काम करता है। तो फिर ऐसा थोड़ी है कि वो लॉस में लेके चला जाए।
अब हो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर अच्छा कंपनी है तभी ऑफर देने का जो है वो सोचेगी, और ऑफर लेने का भी एम्प्लॉय लोग सोचेंगे। ऐसी कोई भी कंपनी आके ऑफर करेगी तो एम्प्लॉय थोड़ी मान लेगा, नहीं लेगा। तो अच्छा कंपनी है तभी सोच रही है। अब हाँ, अब बुरा वक्त सभी का आ सकता है, बाई चांस अगर उसका कुछ खराब परफॉर्मेंस हो गया कि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग हो गया, ईयर टू ईयर लॉस ही होते जा रहा है, तो हो सकता है शेयर का प्राइस 30 से भी नीचे आ जाए, ठीक है, तब बात अलग है। बट हमारे यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग को जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने बोला है हम लोग वो करेंगे। तो 30 रुपीज का शेयर्स मिल जाएगा जो आज 75 रुपीज में चल रहा है, और 3 साल उसके लिए काम करना पड़ेगा। डेट ऑफ ग्रांट है 1/4/11। तो ये सारे जो बात है वो 1/4/11 को हो रहा है, ठीक है, मतलब 1/4/11 को ये सब कंडीशंस कंपनी ने बता दिया अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो कंपनी को कितना टोटल ऑप्शंस देना पड़ेगा, मतलब कितना शेयर्स देना पड़ेगा, एक एक एम्प्लॉय को 500, टोटल 20 एम्प्लॉय है, तो टोटल ऑप्शंस कितना हो जाएगा, टोटल कंपनी को कितना शेयर्स देना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स देना पड़ेगा, 20 × 500, तो ये हो जाएगा 10,000। एक बार म्यूट कर लो, हाँ बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है तो रिकॉर्डिंग में तुम लोग कोई बाद में सुनने में दिक्कत हो। 10,000 टोटल शेयर्स दिया जाएगा, अच्छा। अब देना पड़ेगा अगर सभी एम्प्लॉय लेते हैं तो, बट हुआ क्या है देखते हैं। अच्छा, और क्या क्या बताया है, जिस दिन ये बात हुआ उस दिन मार्केट प्राइस चल रहा था, मार्केट प्राइस था 75, और कंपनी ने जो प्राइस ऑफर किया, एक्सरसाइज कौन से प्राइस पे कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 रुपीज पे, ये बोला हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी कितना लॉस में दे रही है अपना शेयर्स, 45, ठीक है। ये कंपनी के लिए देखे तो लॉस है, अगर इस चीज को कंपनी के नजरिए से देखे तो कंपनी का लॉस है, और इस चीज को अगर एम्प्लॉय के नजर से देखे तो उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये मैंने इसीलिए बोल दिया क्योंकि मैंने फॉर्मूले में यहाँ लिखवाया था इंट्रिंसिक वैल्यू बोल के, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो ये एक्चुअली ऑप्शंस लेते वक्त इम्प्लॉय का जो प्रॉफिट और कंपनी का जो लॉस है उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है, तो ये नाम है वो मैंने बताया। अच्छा, अब ये हम लोग का जो वेस्टिंग पीरियड है वो 3 इयर्स है, 3 इयर्स मतलब 11 12 12 13, यहाँ पर ये नेक्स्ट हो जाएगा 11 से 12 पहला साल, फिर 12 से 13 तो 2 साल, और 13 से 14, ठीक है, ये 3 साल हो जाएगा। मतलब ये यहां से लेके यहां तक अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हम लोग का हो गया वेस्टिंग पीरियड या फिर कंडीशन, जो भी बोलो, ठीक है। इस पीरियड में हमें वेस्टिंग कंडीशन मान के चलना है। वेस्टिंग कंडीशन क्या है, 3 इयर्स हमें इस कंपनी में टिक के काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमें ये जो शेयर्स है इतने प्रॉफिट में, पर शेयर 45 रुपीज के प्रॉफिट में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का पॉइंट, बात हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, मतलब इसके बाद एक्सरसाइज पीरियड का मतलब होता है पेमेंट करने का और भी एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। तो कंपनी ने बोला है कि इसके बाद भी आपको 1 साल मिलेगा, आप पैसा जुगाड़ करके शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये 14 से 15 तक फिर हो गया, और यहाँ पर हो रहा है ये कौन सा पीरियड है, टू पे टू कंपनी वाला पीरियड है, मतलब इस समय में हमें कंपनी को पे कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ के अंदर कभी भी पे कर सकते हैं। जिसका यहाँ पर नाम अगर देखोगे तो नाम मैंने लिखवा रखा है, इस नाम को स्पेशली बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड या फिर पेमेंट पीरियड, ठीक है। मैंने जस्ट जो होता है वो बात लिख दिया, टू पे टू कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर हो गया, ड्यूरिंग 11 12 वन एम्प्लॉय लेफ्ट, तो 11 12 में एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, -1 कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आते आते एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, फिर बोल रहा है 12 13 3 एम्प्लॉय लेफ्ट, तो यहाँ 3 एम्प्लॉय चला गया, ठीक है। फिर 13 14 में 2 एम्प्लॉय चला गया उसका मर्जी, ठीक है। हम लोग जबरदस्ती तो किसी को रख नहीं सकते हैं, बहुत सारा रीजन होता है, लोग चले जाते हैं, चला गया, ठीक है। अच्छा, तो
यहाँ तक आते आते फिर कितने लोग बचे, तो देखो पहले 20 एम्प्लॉइज थे, यहाँ पर दिया हुआ था कंपनी के 20 एम्प्लॉइज थे, 20 एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय चला गया, तो कितना एम्प्लॉय बचा, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय बचेगा 19, ठीक है। फिर 19 से 3 चला गया तो कितना बचेगा 16, 16 से 2 चला गया तो कितना बचेगा 14, ठीक है। तो जब वेस्टिंग कंडीशन खत्म हुआ तब तक बस 14 एम्प्लॉय बचे, ठीक है। उसके बाद भी क्या हुआ, ऑप्शन आर एक्सरसाइज्ड बाय 12 एम्प्लॉयज ओनली, लेकिन 2 एम्प्लॉय ने नहीं लिया, तो इसको बोलते हैं लैप्स, ठीक है। मतलब वो टिके तो रहे बट नहीं ले पाए, तो उनका कोई पर्सनल रीजन होगा, पैसा वैसे का कमी होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन लैप्स हो गया, और एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया, 12 लोग, 12 लोगों ने लिया, ठीक है। ये पे करेंगे शेयर्स के लिए क्योंकि इन्होंने लिया है, ये बस क्वेश्चन इतना है, ऊपर का जो चीज है उसको मैंने पूरा यहाँ पर अपने हिसाब से ड्रॉ कर दिया है। अब इसके हिसाब से हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, जर्नल एंट्री करना है, जैसे कि मैंने बोला जर्नल बेस्ड चैप्टर है हम लोग का। तो ठीक है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट वाइज चलेंगे, 1/4/11 को हम लोग का कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो इस दिन नो एंट्री, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं, नो एंट्री होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एंट्री कब से स्टार्ट होगा, ईयर एंड से स्टार्ट होगा। देखो अभी कंडीशन क्या हुआ है, कुछ नहीं, हम लोगों ने एम्प्लॉय को एक ऑफर कर दिया है कि भाई आप अगर मेरे कंपनी में 3 साल काम करोगे तो आपको फ्यूचर में एक एक जन को 500 करके शेयर्स दे देंगे, वो भी 45 रुपीज के फायदे के साथ आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर कंपनी का फ्यूचर में लॉस होने वाला है पर शेयर्स पे 45, उसे पता है। तो प्रूडेंस नेचर के लिए क्या होता है, अकाउंट्स में फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम लोग आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग आज ही शेयर्स का जो लॉस है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड कब होगा, लॉस कब रिकॉर्ड होगा, जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा। फाइनल अकाउंट्स कब बनता है, ईयर एंड में बनता है, तो 31 मार्च 2012 में बनेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है, लॉस डेबिट होता है, तो लॉस का नाम क्या देना है, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट, ये रहा, यहाँ पर किया हुआ है एंट्री मेरा, इम्प्लॉय कंपेंसेशन कहाँ चला गया, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से एंट्री मेनली स्टार्ट होगा, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ये आउटस्टैंडिंग इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस, इसे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसे लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो एंट्री तो लिख लिया, अब हम लोग को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू में क्या कैलकुलेट करें कि फ्यूचर में हम लोग का कितना एक्सपेंसेस होने वाला है उसे हमें रिकॉर्ड करना है। ये एक्चुअली प्रोविजन जैसा अकाउंट हो गया, लाइबिलिटी, ठीक है। तो बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, मैम फर्स्ट ईयर के एंड से ही क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो, फर्स्ट ईयर के एंड से ही क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स कब बनता है, फाइनल अकाउंट्स कब बनता है, पूरे साल अकाउंटिंग करने के बाद सैलरी का खर्चा, लेबर का खर्चा, वेजेस का खर्चा, परचेज का खर्चा, स्टॉक का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब कब रिकॉर्ड करते हैं, हाँ ईयर एंड पे, बट आई वाज थिंकिंग कि वेस्टिंग पीरियड जब एंड होगा उस टाइम पे ये सब करेंगे रिकॉर्ड। ऐसा कभी नहीं होता है, हर साल ईयर एंड में ही। तो अगर मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे हो, जिस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में 5 साल लगेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किए हो, कॉस्टिंग में बीकॉम में, यस मैम। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या करते हो, क्या 3 साल का अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो क्या 3 साल बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है,
कंस्ट्रक्शन में तो साइमल्टेनियसली खर्चा होता है, तो आई गेस इसलिए साथ तो साथ ही अभी करते तो हैं। वही बोला कि फ्यूचर में, तो फिर डिवेंचर में क्या सिखाया था कि डिवेंचर का तो रीपेमेंट होगा 5 साल बाद, तो उसके लॉस को क्यों रिकॉर्ड करते थे तब? उसमें भी तो इशू डेट पे दो श्योर, एंट्री होता था। वो तो श्योर होता था कि होगा लॉस। हाँ। वो तो श्योर होता था ना कि मतलब जो भी लॉस होगा वो। हाँ, तो इसमें श्योर नहीं है तो क्या हुआ? जैसे कभी फाइनल अकाउंट्स किए हो तो अगर मान लो कि स्टॉक का वैल्यू हम लोग का फ्यूचर में हमें लग रहा है कि मैंने जो 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है वो 80 रुपीज में बिकेगा, मुझे लग रहा है, कोई गारंटी थोड़ी है कि एट्टी हाँ, रुपीज में ही कॉस्ट ऑफ बिकेगा, तो फिर एनालिसिस। हुईच एवर इज लोअर बुक होता है 80, तो क्या गारंटी है 80 में ही बिकेगा? नहीं, बट वो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कॉस्ट और एनालिसिस। तो ये भी तो प्रूडेंस कंसेप्ट बोले थे, प्रूडेंस हो या फिर उसे बोलते हैं कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड करो। तो जब पीबीडीडी बनाते हो, कभी पीएल में पीबीडीडी लिखे हो? हाँ, तो ये गारंटी होता है कि इतना ही लॉस होगा? प्रोविजन का कोई गारंटी थोड़ी होता है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स तो किए होगे 11 में, तो प्रोविजन जितने का करते हैं क्या उतना ही लॉस होता ही है? गारंटी है? चाहे वो डेटर के लिए प्रोविजन बनाओ या फिर इम्प्लॉय कंपेंसेशन के लिए बनाओ। जैसे कभी पार्टनरशिप करे हो या कोई फाइनल अकाउंट्स करे हो तो इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट जो होता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि इम्प्लॉय कंपेंसेशन के लिए हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है लाइबिलिटी साइड में। तो क्या जरूरी है अगर 1 लाख का प्रोविजन बनाए तो 1 लाख ही इम्प्लॉय के पीछे खर्चा होगा? अच्छा। इसके लिए प्रोविजन का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि ये प्रोविजन होता है। प्रोविजन का मतलब तो देखो हम लोग 11 से पढ़ते हैं, हो इसका भी हम सकता और है, क्या। नहीं भी हो सकता है, उसके लिए बना के रखते हैं। ये प्रोविजन होता है, और प्रोविजन का जो मतलब है उसकी वजह से ही ये होता है। प्रोविजन का मतलब मैंने भी तुम लोग को डिवेंचर में बताया है, बाकी तो देखो ये बेसिक है अकाउंट्स का कि प्रोविजन क्या होता है। ये सब तो देखो बेसिक में होगा कि प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में कोई भी होने वाले लाइफ, जैसे पीबीडीडी तो बहुत कॉमन चीज है, ये तो फाइनल अकाउंट्स जब क्लास 11 में करते हैं हम लोग तो पीबीडीडी बनाते हैं कि फ्यूचर में मेरा डेटर अगर बैड डेप्ट हो तो उसके लिए मुझे कितना लॉस बुक करना है, तो ये एस्टिमेटेड होता है। इस ये जो हम लोग पीबीडीडी क्रिएट करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि मैंने 10 रुपए का पीबीडीडी क्रिएट किया तो मेरा 10 रुपए का ही बैड डेप्ट होगा, इसका गारंटी कौन देगा? तो प्रोविजंस का मतलब ही तो होता है कि फ्यूचर में होने वाले लाइबिलिटी को हम लोग एस्टिमेट, मतलब जो लॉस होगा उसे एस्टिमेट वे में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसका कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। ओके मैम, ठीक है। एक्सपेंसेस यहाँ पर जो दिया है कि कैसे करके हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, तो जब ईयर एंड आया तो एक एम्प्लॉय चला गया, तो जो खर्चा रिकॉर्ड करना है मुझे 19 एम्प्लॉयज पे करना चाहिए क्योंकि एक एम्प्लॉय पहले से ही चला गया है। तो मुझे शेयर्स देना है एक एक एम्प्लॉय को 500 करके, तो 19 एम्प्लॉय को हम कितना सारा शेयर्स देंगे? 19 × 500, और एक एक शेयर्स पे 45 रुपीज का लॉस है, तो ये टोटल लॉस हो जाएगा। 19 × 500 करने से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, इंटू 45 करने से एक शेयर्स पे 45 का लॉस, इंटू 45 करने से टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया मेरा टोटल लॉस फॉर 3 इयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरे 3 साल का ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मुझे तो पर ईयर रिकॉर्डिंग करना होता है, तो हम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो पर ईयर का आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर 1 कर देते हैं, मतलब 1/3, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 करने से एक एक साल का निकल गया, इंटू 1 कर दिया तो पर ईयर का निकल गया। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कर देंगे जीरो। जीरो किस चीज का? क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें मैंने इस तरीके से लिखवाया, अगर फॉर्मूले के साथ ऐड पर करना हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एस्टिमेटेड टू गेट ऑप्शंस, तो हमें लगता है ईयर एंड में कि अभी 19 एम्प्लॉय ऑप्शंस लेंगे, ये भी एस्टिमेटेड है, कोई गारंटी नहीं है, और वो भी दिख रहा है हमें आगे जाके कुछ कुछ लोग चले जा रहे हैं।
एक एक जन को कितना करके शेयर्स दिया जाएगा, इनटू जो उनका फायदा होगा, वो कंपनी के लिए लॉस है, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। तो एक्सपायर्ड पीरियड 1 ईयर हो गया, ये जब हम लोग रिकॉर्ड करें 1 साल बीत चुका है, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड यानी 3 इयर्स। आउट ऑफ 3 इयर्स 1 ईयर एक्सपायर्ड हो चुका है। क्या हम लोगों ने कोई एक्सपेंसेस अभी तक कोई रिकॉर्ड किया है? नहीं किया। एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का -0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 19 into 500 into 45 divided by 3, 1,42,500। अब ये वाला खर्चा हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। एसपीएल लिख देते, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन, 1,42,500। बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। यहाँ तक का एंट्री हो गया। अब हम लोग फिर 31 मार्च 13 को एंट्री करेंगे। एम्प्लॉय compensation account debit to employee stock option outstanding। इसमें हम और नैरेशन से लिख देते हैं, बीइंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो हम फिर से यहीं पर करके दिखा देते हैं। तुम लोग वर्किंग नोट अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें फिर से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 13 जब आया तब हमारे पास ओनली 16 एम्प्लॉय रह गए। 16 एम्प्लॉय, एक एक एम्प्लॉय को 500 करके शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, इंटू 45 करने से आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ये हो गया 3 इयर्स का, डिवाइडेड बाई 3 करने से पर ईयर का हो जाएगा, इंटू 2 कर देने से एक एक साल का मतलब सेकेंड ईयर का आ जाएगा। मतलब 16 इंटू 500 नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो गया 8,000 पर शेयर्स पे 45 का लॉस, तो 800 शेयर्स पे 3,60,000 का लॉस। ये डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, तो पर ईयर का लॉस 1,20,000। तो सेकेंड ईयर तक लॉस हो जा रहा है हम लोग का 2,40,000। तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो ये अप टू सेकेंड ईयर तक का लॉस हुआ, अप टू सेकेंड ईयर तक का लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ तो 12-13 का रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, जो कि है 1,42,500। 1,42,500 ये हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो बाकी माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो टोटल था, इसको डिवाइडेड बाई 3 करने से, इंटू 1 करने से एक एक साल का एक्सपेंसेस आ गया। इसमें हमारा कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड और नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इंटू 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है ईयर 1 ईयर 2 प्लस ईयर 3 का एक्सपेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से पर ईयर का आता है। ठीक है, तो इंटू 2 करने से ईयर 1 प्लस ईयर 2 का एक्सपेंसेस दिख रहा है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ ईयर 2 का रिकॉर्ड करना है, तो उससे ईयर 1 तो एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड माइनस हो जाएगा। ये मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ये इतना हो गया, तो ये माइनस कर देने से हमारे पास आ जाएगा कि कितना होगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 500 इंटू 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1,42,500, 97,500। 97,500 ये हम लोग का वैल्यू निकल के आया। अब इसे पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन,
97,500। ये फॉर्मूला लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इम्प्लॉय लेफ्ट करके चले गए, वो डेटा मैंने दिया है। अगर ऐसा ना हो कि सिंपल क्वेश्चन हो तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं होगा, वो भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टफ लिया है। बाई चांस अगर ऐसा कुछ आया तो ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों ने 2 साल में कितना एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं वो निकाला, तो फिर 2 साल अप टू 2 इयर्स का निकाला, तो इसका मतलब हो गया 1 ईयर प्लस 2 ईयर तक का टोटल एक्सपेंस हम लोगों ने निकाला। लेकिन जब मुझे सिर्फ 2 ईयर का ही रिकॉर्ड करना है तो फिर मुझे ये टोटल में से ये 1 ईयर का लेस कर देना चाहिए। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग फिर 31 मार्च 14 का एंट्री करेंगे। फिर से वही इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बी एक्सपेंस रिकॉर्डेड। अच्छा, अब एक्सपेंस कितना होगा, अब देखते हैं कितने एम्प्लॉयज बचे हैं। अब 14 एम्प्लॉय बचे हैं, तो 14 एम्प्लॉय, एक एक जन को 500 करके शेयर्स मिलेगा, तो ये इंटू करने से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर शेयर्स पे लॉस 45 डिवाइडेड बाय 3 पर ईयर का एक्सपेंसेस इंटू 3। तो 3 साल का टोटल एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड होगा, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का रिकॉर्ड करना है, तो माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 1 एंड ईयर 2। तो ईयर 1 में कितना 1,42,500 और ईयर 2 में कितना आया 97,500। तो ये लेस करने से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग 14 into 500 into 45 कर रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 3,15,000। 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1,42,500 -97,500, तो ये हो जाएगा 75,000। तो थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 75,000 का लॉस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एसपीएल में ट्रांसफर हो जाए, तो एसपीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन बी ट्रांसफर टू एसपीएल। अच्छा, इसका अगर लिखना चाहे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये ईयर 1 ईयर 2 प्लस ईयर 3 का है, लेकिन मुझे सिर्फ ईयर 3 का चेक करना है, तो फिर इससे ईयर 1 और ईयर 2 का माइनस कर देना चाहिए। इसीलिए फॉर्मूला जो बना है इस हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो अब ईयर एंड आ गया, अब क्या हो जाएगा 31 मार्च 14 के बाद अब एंट्री 31 मार्च 15 को होगा, जिस दिन बाकी लोग पे करेंगे, लेकिन सिर्फ 12 लोग पे करेंगे, 2 लोग नहीं ले रहे हैं, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2015 में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जितना शेयर्स लिया जा रहा है, तो कितना शेयर्स लिया जा रहा है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो 12 इम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे, पर इम्प्लॉय को 500 करके शेयर्स दिया जाएगा और शेयर्स 30 रुपीज में ऑफर किया था, तो कंपनी को शेयर के लिए मिल जाएगा 12 into 500 1,80,000। 1,80,000 हो गया। अब हम लोग को इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बाकी जो एक्सरसाइज नहीं हुआ वो हम लोग का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
तो शेयर कैपिटल हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 10 रुपीज करके है, ठीक है, फेस वैल्यू, तो ये फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। इनटू कितने सारे शेयर्स जा रहे हैं, 12 × 500, 12 × 500, 12 एम्प्लॉय 500 करके शेयर्स, तो 12 × 500 × 10, 60,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैलकुलेशन जो है उसको करना पड़ेगा, रुको। इसके पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में कितना जाएगा। यहाँ पर चला जाएगा 12 × 500 × 30, तो ये 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 × 500 × नॉर्मली यहाँ पर प्रीमियम का मतलब देखो, नॉर्मली प्रीमियम का मतलब होता है हम लोग का एक फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू तो कुछ बोला नहीं था मैंने क्वेश्चन में, तो वो 10 हो जाएगा, और मार्केट प्राइस है हम लोग का जिस दिन इशू हुआ उस दिन 75 है, ठीक है। और जिस दिन ले रहा है उस दिन का तो कोई मार्केट प्राइस मैंने दिया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 75 था और ये 30, मतलब 1 लाख, मतलब ये 20 आना चाहिए, ठीक है। ये 20, ये रहा 30 और 10 का डिफरेंस, ठीक है। ये 30 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 500 × 20, 1,20,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रीमियम, और जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, जो बेकार हो गया, उसका वैल्यू, उसका एम्प्लॉय कंपेंसेशन का जो वैल्यू है वो हमें ट्रांसफर कर देना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो दो ऑप्शन लैप्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग का लॉस कितना था, 45 करके पर शेयर्स पे लॉस था, पर शेयर्स पे लॉस था 45 करके। तो जितना हम लोग का एक्सरसाइज हो गया ऑप्शन, उतना तो हम लोग का लॉस जो है वो रिवर्स हो गया। बाकी हम लोग को यहाँ पर जो एक्सरसाइज नहीं हुआ उसको हमें ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में। ये जो प्रोविजन रिकॉर्ड किया था, इस प्रोविजन का जरूरत नहीं पड़ा। जैसे प्रोविजन फॉर डेटर में अगर मैंने सोचा था मेरा 10 रुपए का लॉस होगा, बट हुआ फ्यूचर में 8 रुपए का, तो बाकी 10 रुपए जामा कपड़ा आनते हैं वो, के लिए, तो फिर बाकी जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब देखो, जैसा हम लोग का क्वेश्चन जरूरी है, छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है वो हम बता रहे हैं। एक कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल divided into share of rupees 10 each on 1st April 20x1. It granted 10,000 employee stock option at rupees 40 when the market price was
130. The options were to be exercised between 15th of March 20x2 and 31st of March 20x2. The employee exercised their option for 9,500 shares only, comma, remaining lapsed. Company close its books on 31st of March every year. So journal entries. ठीक है, तो मैंने बोला कि उतना कुछ हमारा झमेला वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे मैंने दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है नॉर्मली, तो देख लेते हैं। देखो, बोल रहा है कंपनी के पास शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1420x1। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये फेस वैल्यू हो गया 10, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और इन्होंने बोला है कि 10,000 ईशॉप देंगे एट 40। तो ये यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वगैरह कुछ नहीं बोला है, सीधा बोल दिया है कि इट ग्रांटेड 10,000 ईशॉप्स, मतलब 10,000 शेयर्स दिया जाएगा। जो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स पर इम्प्लॉय इनटू इम्प्लॉय कर रहे थे, वो पॉइंट भी यहाँ पर नहीं है। हमें बता ही दिया है कितना सारा शेयर्स कंपनी इशू करेगी, 10,000। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा 10,000। ये 10,000 मुझे गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वगैरह मुझे नहीं बोला है। इशॉप एट 40, तो ये हो गया एक्सरसाइज प्राइस व्हेन द मार्केट प्राइस 130, जब मार्केट प्राइस 130 है। द ऑप्शंस वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन, कब से कब के अंदर पेमेंट करना है, 15 मार्च 2002 से लेके 31 ऑफ मार्च 2002 के अंदर पेमेंट कर देना है। ये हो गया एक्सरसाइज पीरियड। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 9,500, तो 500 शेयर्स नहीं सोल्ड आउट हुआ। कितने एम्प्लॉय ने नहीं लिया वो हमें नहीं पता, बट 500 शेयर्स नहीं लिया गया है वो पता है, लैप्स हो गया है 500 शेयर्स, 9,500 एक्सरसाइज किया गया है। हमें एंट्री करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एंट्री कब से होगा, तो हम लोग को एंट्री करना है। तो देखो, यहाँ पर ये भी नहीं बोला 1420x1, लेकिन वेस्टिंग पीरियड हमें कुछ नहीं बोला है। एक्सरसाइज बिटवीन बोला है 15 मार्च से 2000, मतलब अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो 14x1 में 10,000 शेयर्स देने का बात हुआ है, 10,000 ऑप्शंस देने का बात हुआ है टोटल। अब ये ईयर कब खत्म होता है, इनका 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च 2002 को। ठीक है, तो एक ही साल है। ऑप्शन वेयर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 15 मार्च, अब 15 मार्च से लेके 15 मार्च ये x2 हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च से लेके 31 मार्च के अंदर हमें पेमेंट भी कर देना है। मतलब जो वेस्टिंग पीरियड है वो बहुत ही कम है, एक साल का भी नहीं है। ये 1 अप्रैल से लेके 15 मार्च तक अगर देखें तो 31 मार्च तक तो 12 मंथ्स होता है, तो 12 मंथ्स में कुछ दिन कम होगा। ठीक है, 12 मंथ्स में कुछ दिन कम होगा, 15 तारीख, मतलब 11.5 मंथ्स हो रहा है। ठीक है, 11.5 मंथ्स हम लोग का वेस्टिंग कंडीशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखो हम लोग सीधा यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेंगे 31 मार्च को, क्योंकि ईयर एंड में ही तो कैलकुलेट करना है। तो 31 मार्च को सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे, जितना शेयर्स लिया गया उसका पैसा कितना हुआ, और जो लॉस हम लोगों ने बुक किया है उसको रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब हम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो पहले एक 15 मार्च का एंट्री करते हैं। ठीक है, 15 मार्च 20x2, तो यहाँ तक का वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ 15 मार्च 2002 से लेकर 31 मार्च के अंदर पे करना है, बट हमें तो ये नहीं बोला है कि पर्टिकुलर कौन से डेट पे हो रहा है, 15 मार्च, 16, 17, तो हम लोग कोई भी एक डेट पे एंट्री कर सकते हैं, 15 या 31, तो हम 15 मार्च का एंट्री दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कंपनी को पैसा मिलेगा शेयर्स का, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने सारे शेयर्स एक्सरसाइज किया जा रहा है, 9,500। एक एक शेयर्स का प्राइस कितना होगा, तो देखो यहाँ पर बोला है 40 करके प्राइस रखा गया है। ठीक है,
एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्सरसाइज प्राइस, जो कि 40 रुपीज करके किया गया है। ऑन दैट मोमेंट जो मार्केट प्राइस था वो 130 था। तो फिर पर शेयर्स पे कंपनी का लॉस या एम्प्लॉय का फायदा, तो कंपनी का लॉस ही सोचो, क्योंकि हम लोग कंपनी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो कंपनी का लॉस कितना है पर शेयर्स पे? 110 करके, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा मिलेगा। हाँ, 90 हो रहा है। ओ अच्छा, हाँ 90 हो रहा है, 90 सही है, मेरा गलत है। 90 हो रहा है, ठीक है। तो ये 9500 इंटू 40 इतना मिलेगा। तो ये जो लॉस है कंपनी को बुक करना था, कंपनी ने बुक कब करना था? ईयर एंड में, लेकिन ये ईयर एंड होने के पहले ही इनका 15 मार्च से लेके ये वाला इनका एक्सरसाइज पीरियड आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो मतलब प्रोविजन बुक किया था उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो बुक करने का एंट्री तो नॉर्मली ईयर एंड में होता है, लेकिन वो भी 15 मार्च को ही होगा फिर, ठीक है, 15 मार्च को ही होगा। तो हम इसको कंबाइन करके एंट्री कर देते हैं। तो देखो जो प्रोविजन हुआ है जब वो कैंसिल आउट होता है तो वो डेबिट होता है, तो हम प्रोविजन को डायरेक्टली डेबिट करके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इम्प्लॉई कंपेंसेशन मतलब जब शेयर एक्सरसाइज होता है तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन क्रिएट किया था वो भी रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, अब ये शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक ही बार में कर दिया कंबाइन करके, ठीक है। अब शेयर कैपिटल कितना होगा? 10 करके, ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा निकलेगा जो भी मार्केट प्राइस गिवन होगा। तो मार्केट प्राइस हमें गिवन है जिस दिन हम लोगों का शेयर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, या नॉमिनल वैल्यू। तो मार्केट प्राइस है 130, फेस वैल्यू 10 दिया है तो 110, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर पे 110, और जो नॉमिनल वैल्यू वो 10, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना सारा है वो तो क्वेश्चन दे रखा है, 9500 शेयर्स पे ही पैसा मिल रहा है, तो उतने शेयर्स का ही कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम बनेगा। तो फिर 10 इंटू 9500 करने से कितना हो जाएगा? 95,000 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा, देखना पड़ेगा, ये तो हम नहीं कर सकते। 9500, ये 120 हो रहा है मार्केट प्राइस। हाँ, ये 120 हो रहा है, 130 माइनस ये करना। तो 120 माइनस 9, सॉरी, इंटू 9500, 11,40,000, 11,40,000, ठीक है। और जितने का कंपेंसेशन रिवर्स होगा उतने का कंपेंसेशन रिवर्स कर देंगे। कितने का कंपेंसेशन रिवर्स होता है? जितना एक्सरसाइज हुआ, और जो नहीं हुआ उतने का कंपेंसेशन जनरल रिजर्व में चला जाएगा। तो 9500 एक्सरसाइज हुआ और उस पे कंपेंसेशन कितना रिकॉर्ड हुआ है पर शेयर पे? ये वाला कंपेंसेशन जो है 90 करके, ठीक है, जो लॉस है वही वाला, तो 90 हो जाएगा। तो 90 इंटू 9500, 8,55,000, ठीक है। तो शेयर का पैसा मिला, कैपिटल में गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया, और जितना प्रोविजन रिकॉर्ड कर रखा था, जितना शेयर एक्सरसाइज हुआ उतना प्रोविजन हट जाएगा। तो बाकी प्रोविजन का क्या होगा? बाकी प्रोविजन चला जाता है जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो बाकी प्रोविजन जनरल रिजर्व में चला जाएगा। तो यहाँ पर और एक चीज भी लिखेंगे, पीएल में भी जाना पड़ेगा ना, ईयर एंड आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट, तो ये पीएल में चला जाएगा 8,55,000, ठीक है। बाकी का हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखो अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर भी सकते हो इस क्वेश्चन में, नहीं भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टोटल कंपेंसेशन को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। मतलब टोटल कंपेंसेशन इन द सेंस 10,000 पे जो होगा, तो 10,000 पे होना चाहिए, 10,000 इंटू 90 करके, ये देखो 10,000 इंटू 90 करके होना चाहिए 9 लाख, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ 8,55,000
को कैंसिल किया और उसको पीएल में ट्रांसफर किया। ईयर एंड में बाद में ट्रांसफर इसीलिए हुआ, पहले कैंसिल हुआ क्योंकि इनका ईयर एंड के पहले ही इनका एक्सरसाइज जो पीरियड है वो आ गया था, ठीक है। तो ईयर एंड में ही तो फाइनल अकाउंट्स बनेगा, जब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेगा तब तक हम लोग पीएल में कुछ ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब रहा, मैंने सिर्फ 8,55,000 का यहाँ पर दिखाया, तो 9 लाख का दिखाया नहीं है। तो जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफर करना है तो 45,000 करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग जनरल रिजर्व वाला एंट्री करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें 9 लाख का भी एंट्री दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 9 लाख का भी एंट्री दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 9 लाख का एंट्री नहीं दिखाया तो फिर बाकी बचे हुए वैल्यू का एंट्री हम लोग नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। और ये इसीलिए चलेगा क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें जैसे बोला है कि 10,000 ऑप्शंस दिया गया था, तो इस डेट पे तो कोई एंट्री नहीं होता है, तो एंट्री कब से होगा, जब से मतलब कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा, वो कब से हो रहा है, 15 मार्च से एक्सरसाइज पीरियड है तो उस टाइम से हो रहा है। तो 15 मार्च को अगर मुझे एंट्री करने बोले तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, 15 मार्च को हमें ये एंट्री करना है कि कंपनी को पैसा मिला कितने सारे शेयर्स पे, इतने सारे शेयर्स पे पैसा मिला, कैपिटल और टुवर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम जो जाना था चला गया, और रिवर्स हो गया हमारा इंप्लॉय कंपेंसेशन उतना जितना शेयर एक्सरसाइज हुआ। और क्योंकि पीएल उसके बाद आया तो हम लोगों ने पीएल में उसे क्लोज कर दिया। तो बाकी जनरल रिजर्व वाला यहाँ पर नहीं दिखा है तो भी चलेगा क्योंकि हम लोगों ने 9 लाख से एंट्री किया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें इतना एंट्री करना ही हमारे लिए काफी, इतना ही करने बोला। हाँ, एक नैरेशन लिखना है, वो लिख देना पड़ेगा कि बीइंग ट्रांसफर टू पीएल बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, वो और हम नहीं लिख रहे, ठीक है। अच्छा, अब और एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो, एबीसी लिमिटेड ग्रांट 1,000 employee stock option on 14x0 at rupees 40 when मार्केट प्राइस को हम m.p लिख देते हैं, when मार्केट प्राइस इज 160, the vesting period is 2.5 मतलब 2.5 साल, and maximum exercise period is 1 year, 300 unvested option lapse on 15x2, 600 options exercised on 30th of June x3, 100 vested options lapse at the end of the exercise period. Journalize. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड ने 1,000 ईशॉप दिया है 14x0 को, तो ये ग्रांट डेट हो गया। तो हम एक बार ड्रॉ कर लूंगी, 14x0 को 1,000 ईशॉप देने का बात हुआ है एट 40, तो जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है 40 रुपीज में लेना पड़ेगा। मार्केट प्राइस चल रहा है 160, तो कंपनी के लिए लॉस कितना है पर शेयर्स पे, 120। अच्छा, फिर बोल रहे हैं द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर का मतलब कितना कितना हो जाएगा, ये ईयर खत्म होगा x1 को, फिर ये ईयर खत्म होगा x2 को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ईयर खत्म होता है x3 को। बट यहाँ पर हाफ हाफ मतलब कितना मंथ कौन सा वाला आ जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30th सितंबर 2002, ये हो जाता है 2.5 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 2.5 ईयर यहाँ तक हो जाएगा।
अच्छा, फिर बोल रहा है एंड मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, और उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड दिया जाएगा 1 ईयर, इसके बाद से और 1 ईयर दिया जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, कौन सा डेट लिखना चाहिए? सितंबर से लेके कितना दिन होने से 1 ईयर होगा? जैन टू दिसंबर अगर होता है, अप्रैल टू मार्च, तो ये कितना होगा? वही 39 2003। हाँ, मतलब अक्टूबर लिखेंगे इसको हम लोग, अक्टूबर करने से नहीं, सितंबर का खत्म है ना, तो 1 अक्टूबर, तो 30 सितंबर, 30 सितंबर 2003। फिर बोल रहा है 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 15x2। 15x2 कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा, नहीं, ये मार्च है, हाँ अप्रैल में 15x2 ये वाला डेट है। यहाँ पर कितने ऑप्शन लैप्स हुए? 300 ऑप्शन लैप्स हो रहा है, इसको अलग कलर से करेंगे। 300 ऑप्शन लैप्स हो रहा है। फिर इसके बाद 600 ऑप्शन एक्सरसाइज्ड ऑन 30 जून 2003। तो 30 जून 2003 कब आएगा? यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 600 ऑप्शन टेकन। अच्छा, फिर 100 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा, जगह कम हो गया। 100 ऑप्शंस माइनस में दिखा दिया तो लैप्स, ये बोला है, ठीक है। अब इस पे हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा, तो सबसे पहला एंट्री कब होगा? 31 मार्च 2001 को होगा। इस डेट पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे? हम लोग अपना फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग का एक प्रोविजन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इतना लॉस होगा हमें पता नहीं है, तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगा, जिस प्रोविजन का नाम है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो डेट हो जाएगा 31 मार्च 20x1। तो लिखना पड़ेगा इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो वो लिखने से पूरा लिख लेना है, अगर मेरे से एक्सपेंस छूट जाता है तो तुम लोग जरूर लिखो, इतना बड़ा नाम है ना। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर कितना रिकॉर्ड हो जाएगा? तो टोटल यहाँ पर 1000 शेयर्स हो रहा है, इनटू लॉस है 120 करके, तो 1000 इंटू 120, और कितने ईयर के लिए? 2.5, मतलब 2.5। तो 2.5 तो नीचे जाएगा, हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? ये टोटल है 2.5 साल के लिए, इनटू फर्स्ट ईयर, माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 0, अभी तक कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो 1000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2.5, 48,000। तो अगर 1000 शेयर्स ही हमें देना पड़ा, वो भी 120 रुपए के लॉस पे, तो हम लोग का टोटल लॉस होगा 1,20,000। और ये लॉस तब होगा जब 3 साल तक लोग काम करेंगे, सॉरी 2.5 साल तक लोग काम करेंगे तब। तो पर ईयर का लॉस होगा डिवाइडेड बाई 2.5, यानी 48,000 करके होगा। और एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहला साल है, तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड वाला पॉइंट हमेशा नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा, यहाँ से तो एप्लीकेबल होगा नहीं। अच्छा, अब इसमें नैरेशन लिख लेना है, नैरेशन हम और नहीं लिख रहे, इसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, या इस पीएल डेबिट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 48,000। तो इतने का प्रोविजंस जो हम लोगों ने बनाया वो पीएल में चार्ज कर दिया, ठीक है। तो मेन बात ये हो गया कि पीएल में ये प्रोविजन होता है, ये पीएल में प्रोविजन रिकॉर्ड हो गया, जस्ट लाइक पीबीडीटी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कब एंट्री करने वाले हैं? नेक्स्ट हम लोग एंट्री करेंगे, फिर से ड्रॉ में जाएंगे, 31 मार्च 2002 को एंट्री करना पड़ेगा। इसके बाद 31 मार्च 2002 फिर से प्रोविजन ही क्रिएट करना है, तो फिर से वही एक ही चीज लिखना है, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब कितना वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? तो देखो अभी यहाँ कुछ लैप्स नहीं हुआ है, तो फिर से वही 1000 शेयर्स देना पड़ेगा, ऐसा एस्टिमेशन चल रहा है कंपनी के दिमाग में। 120 करके जो लॉस होगा वो 2.5 साल का है, पर ईयर का लॉस इंटू 2 साल का लॉस, तो ये करने से 2 साल का लॉस आ जाएगा। लेकिन मुझे तो पर ईयर का लॉस रिकॉर्ड करना है, तो 1000 इंटू 120 करने से आ गया टोटल लॉस, डिवाइडेड बाई 2.5 करने से पर ईयर का लॉस, इंटू 2 करने से 2 साल का लॉस। लेकिन मुझे सेकेंड ईयर का लॉस चाहिए, तो फर्स्ट ईयर ये 2 साल का आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब ईयर 1 और ईयर 2 का क्यूमुलेट होके आ गया, तो वहां से ईयर 1 लेस कर देंगे तो ईयर 2 मिल जाएगा। तो माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 48,000, तो वो करने से हम लोग के पास आ जाता है 48,000। फिर से 48,000 ही आ गया, ये भी सेम अमाउंट आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद पीएल डेबिट, फिर से वही एसपीएल, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 48,000, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट से साथ आइए, पानी आ गया, एक मिनट सर। तुम लोग लिख पा रहे हो तो लिखो, एक मिनट हम आ रहे हैं। अच्छा, देखो अब इस साल हम लोगों ने टोटल जो है रिकॉर्ड किया है 48,000 का पहले साल, फिर 48,000 का दूसरे साल भी रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब X3 ये वाला ईयर आ जाएगा, 31 मार्च 2000 X3, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री होगा? इसमें सबसे पहले कि यहाँ पर, अच्छा मैंने X3 ये 30 सितंबर को लिख रखा है, ठीक है, और 30 जून को ऑप्शन लिया गया है, ठीक है। तो 31 मार्च X3 पहले आएगा, पहले वहां एंट्री करना है, फिर हम लोग 30 जून का एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डेट दिया, और फिर 30 सितंबर में एक एंट्री करेंगे, या फिर उसको 1 अक्टूबर भी बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ तक एंट्री कंप्लीट हो गया, अब ऐसे ऐसे जाते 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 ईयर एंड आएगा, तो 31 मार्च 2003 में एंट्री करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इस दिन 300 शेयर्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हमें पता चला। कैसे? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस, तो 300 लोग छोड़ के चले गए ये नहीं, क्योंकि हमारे ये सब क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया ही नहीं है, टोटल शेयर्स ही दे दिया। 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस है, मतलब 300 शेयर्स जो है आगे नहीं लिया जाएगा, तो फिर इसके अगेंस्ट में जो कंपेंसेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड है वो हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कब करेंगे? ईयर एंड में करेंगे, ठीक है। और 30 सितंबर में दिया है कि इस दिन, ये मैंने डेट इसीलिए बनाया था कि इस दिन एक साल कंप्लीट, ये हो रहा है 2.5 साल के लिए, ठीक है। ये 30 सितंबर 2.5 ईयर्स को बताने के लिए किया गया है, क्योंकि यहां से ये 30 सितंबर तक अगर हम लाइन लगा दे तो ये मेरा 2.5 ईयर्स हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ये किया है। अच्छा, यहाँ लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये वेस्टिंग पीरियड था। अब 1/5 में चले गए, अब 31 मार्च 2003 में फिर एंट्री क्या करना पड़ेगा? जितने शेयर्स लैप्स हो गए या नहीं लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट में जो इम्प्लॉय कंपेंसेशन है उसे हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इम्प्लॉय स्टॉक
जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसका हम लोग कितना लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमें उतना लिखना चाहिए जितना हमारा जो है कि खर्चा हम लोग रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि उतना शेयर्स नहीं लिया जाएगा। तो सीधा अगर कैलकुलेशन हम लोग देखें तो देखो हम लोग का टोटल 1000 शेयर्स था, उसमें से 300 शेयर्स चला गया, तो कितना ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 31 मार्च को? एस्टिमेटेड लग रहा है कि हम लोग का 700 शेयर्स एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 700 इंटू 120, तो मुझे टोटल रिकॉर्ड करना चाहिए 84,000 का लॉस, ठीक है। जिसमें से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना है, ऑलरेडी रिकॉर्ड कितना हो चुका है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है फर्स्ट ईयर में 48,000, सेकेंड ईयर में 48,000, तो टोटल हो गया मेरा 96,000, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंस आ जाएगा 12,000। 12,000 का मेरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सेस एक्सपेंस, ये हो गया एक्सेस एक्सपेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब क्या हो गया, देखो जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर 48,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, फिर सेकेंड ईयर 48,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो वो 1000 शेयर्स पे रिकॉर्ड किया। 1000 शेयर्स पे 48, 1000 शेयर्स पे 48, टोटल हम लोगों ने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया 96,000, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 300 पे जो मतलब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड है वो हम लोगों को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि उतने का जो है शेयर एक्सरसाइज नहीं हो रहा, उतना सारा शेयर्स। तो फिर कितना सारा शेयर्स एक्सरसाइज हो रहा है, 700 शेयर्स एक्सरसाइज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली वेस्टेड इस डेट तक, ठीक है। आगे जाके और भी कम ज्यादा हो सकता है। इस डेट पे 31 मार्च X3 में हमें दिख रहा है कि वेस्टेड कितने सारे शेयर्स हो रहे हैं, 700। कैसे, 1000 से 300 हट जा रहा है, तो 700 हो रहा है। तो 700 पे मुझे लॉस बुक करना चाहिए 120 करके, तो मुझे लॉस बुक करना चाहिए 84,000 का 31 मार्च तक। बट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है कितना, 96,000, तो एक्सेस रिकॉर्ड कर रखा है। तो फिर मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए 84,000, क्योंकि 300 लैप्स हो जा रहा है। मैंने रिकॉर्ड कर रखा है 96,000, तो मुझे रिवर्स कितना करना पड़ेगा, 12,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12,000, इतना मुझे रिवर्स करना है, इतने का लाइबिलिटी जो कि हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर का मतलब जितना शेयर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है उतने का लॉस। तो पहले से कितना लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, 96,000। फ्यूचर में होने वाला लॉस दैट इज लाइबिलिटी या प्रोविजन। तो 96,000 का प्रोविजन बना, जिसमें से 84,000 यूज होगा। तो फिर 12,000 यूज नहीं होगा तो उसको रिवर्स कर देंगे। तो कहाँ देना है, पीएल में नहीं ट्रांसफर करते जैसे पीवीडीडी करते, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो लिखा हुआ है हम लोग का ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया 31 मार्च 2003 का एंट्री। अब 30 जून में एंट्री होगा, जब 600 ऑप्शंस लिया जा रहा है 30 जून। तो जब ऑप्शंस लिया जा रहा है तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और जितना ऑप्शन लिया जा रहा है उतने का खर्चा जो है लाइबिलिटी, जैसे यहाँ लाइबिलिटी रिवर्स हुआ, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, ये लाइबिलिटी हमारा जरूरत नहीं पड़ा जो हम लोगों ने जितने प्रोविजन क्रिएट किया था। बट जो प्रोविजंस का हमारा यूज हो रहा है उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोविजन तो एंड में हमारा, जैसे पीवीडीडी में मैंने 100 रुपए रखा था, मेरा 20 रुपए का लॉस हुआ, तो 20 रुपए का लॉस हम जो है बैंक डेप्ट को राइट ऑफ करेंगे 100 रुपए से, बाकी 80 रुपीज को हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर पीएल की जगह जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, तो बाकी जो यूज हुआ उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसमें भी यही होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब कितना कितना होगा, तो देखो कितना शेयर एक्सरसाइज हुआ, 600, यहाँ भी 600, यहाँ भी 600 इंटू इंटू, ठीक है। अब मुझे लिखना है नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर्स का, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा इक्विटी शेयर का 10 मानना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,000। अच्छा, और प्रीमियम कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस प्रीमियम हो जाएगा मेरा, मार्केट प्राइस और जो है फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो मार्केट प्राइस है 160 और फेस वैल्यू हो जाएगा मेरा 10, तो फिर डिफरेंस हो गया 150, इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम।
600 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, एक एक शेयर्स कितना करके एम्प्लॉय लोग खरीदेगा, उतना ही पैसा कंपनी को मिलेगा। 40 करके खरीदेगा पूरा, तो 40 करके हो जाता है 24। ठीक है, और कितना हमें आउटस्टैंडिंग जो प्रोविजन किया था कितना हम लोग रिवर्स करेंगे, तो 600 शेयर्स पे जितना प्रोविजन था उतना रिवर्स करेंगे। तो प्रोविजन हम लोगों ने पर शेयर पे कितना करके बनाया, 120 करके लॉस बुक किया है। ठीक है, तो इंटू 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 72,000। ये हो गया 30 जून का एंट्री। अब इसके बाद 1 अक्टूबर में फिर ऑप्शन लैप्स हो गया, तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर लिखो या 30 सितंबर, मैंने 30 सितंबर लिखा है तो वही लिख रहा है। तो फिर से रिवर्स होगा, रिवर्स होने का एंट्री यही, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू जनरल रिजर्व। बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब वैल्यू निकालना पड़ेगा, वैल्यू कितना जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर of option actually vested, 600 इंटू 120, अभी अभी लिखा हम लोगों ने 72,000। और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड कितना किया, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड अभी कितना हुआ है हम लोग का 84,000, ये देखो 84,000। तो फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 12,000। तो जितना हम लोगों का लैप्स हो गया उतने का ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व। तो 100 का हम लोगों का लैप्स हो गया, ठीक है, तो 100 का हम लोग का ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी तक हम लोग का एक्चुअली वेस्टेड कितना था, 600 ऑप्शन। ठीक है, 600 ऑप्शन टेकन था, तो 600 ऑप्शन टेकन था हम लोग का, तो टोटल ऑप्शन एक्चुअली वेस्टेड, तो उसके अगेंस्ट में लॉस ऑलरेडी जो हम लोग रख सकते हैं वो है 72,000। ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज जो है वो हम लोग का 84,000 है। ठीक है, ये वाला, ये देखो 84,000 इस तरीके से ये यहाँ किया था ना, जैसे हम लोगों ने 700 इंटू 120 पे जो है दिखा रखा था यहाँ पर 700 इंटू 120, क्योंकि 31 मार्च आने तक का जो कंडीशन है। ठीक है, 31 मार्च, उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट वाला कर रहे हैं, तो एक्चुअली अभी तक हम लोग का जो रिकॉर्डेड है वो हम लोग का हो गया 84,000। ठीक है, तो बाकी हम लोग का जो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो जाएगा 12,000। बस इसका नैरेशन लिखने में। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, वो तुम लोग घर पे ट्राई करना। बाकी ये चैप्टर हम लोग का हो गया है। अगर कुछ और दिखा तो मुझे हम लोग देखेंगे, अगर करना पड़ा, नहीं तो हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करना है, हम लिख देते हैं, ये करके ट्राई करना है। P Limited granted options for 8,000 equity shares of nominal value of rupees 10 on 1 October 20x0 at rupees 80, when the market price was rupees 170. The vesting period is 4.5 years. 4,000 unvested option lapsed on 1 December 20x2. 3,000 options were exercised
on 30th of September 20x5 and 1000 vested option lapsed at the end of exercised period. Journalize. ठीक है, लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन क्योंकि 4.5 ईयर है तो नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज ज्यादा होगा। पहले ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करके समझ लेना है कि कौन से दिन क्या एंट्री होने वाला है इस क्वेश्चन के तरह, फिर उसके बाद करना है। ठीक है, तो सही होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, डेटा इधर उधर कर सकता है, वैल्यू इधर उधर कर सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।